फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 15 से 17 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवमानना मामले में दोषी करार दिया। अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। बता दें दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। और दोस्तों, साथ ही बता दें, न्यायिक अवमानना से तात्पर्य क्या है? न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है। ओके दोस्तों, अब न्यायिक अवमानना के प्रकार कितने होते हैं? न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2A के तहत अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है। जो सिविल अवमानना होती है उसमें न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश, रीट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाती है। ओके दोस्तों, और उसके साथ ही जो आपराधिक अवमानना होती है, इसके अंतर्गत न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2C के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ है न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात में प्रकाशन से जो लिखित, मौखिक, चिन्हित या किसी भी प्रकार से न्यायालय की अवमानना करती हो। इस प्रकार से न्यायिक अवमानना के 2 प्रकार होते हैं। ओके दोस्तों, तो और साथ ही बता दें, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ओके दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ ने हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा। कर्नाटक राज्य में रसायन और उर्वरक मंत्रालय में औषध विभाग के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तत्वाधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गई है। और साथ ही बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA का मुख्यालय दिल्ली में है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में PMRU की स्थापना के साथ ही NPPA की पहुंच पूरे देश में हो जाएगी। PMRU का प्राथमिक कार्य दवाइयों को कीमतों की निगरानी करना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में NPPA की सहायता करना है। ओके दोस्तों, NPPA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। ओके, और PMRU जमीनी स्तर पर NPPA के सहयोगी के रूप में सूचना संग्रह तंत्र के साथ काम करते हैं और वे NPPA और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिएगा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की। और कर्नाटक राज्य के बारे में बात हो रही तो दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 अगस्त को कर्नाटक के हुबली में रेलवे के एक संग्रहालय को लोगों को समर्पित किया। और यह संग्रहालय रेलवे में उन्नत प्रणालियों के विकास को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान की शुरुआत किया है। ओके, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन नवल इनोवेशन एंड इंडिजेनिएशंस ऑर्गेनाइजेशन NIIO का शुभारंभ किया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, राजनाथ सिंह ने। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया। और दोस्तों नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसमें हथियारों और उपकरणों के अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए समर्पित संरचनाओं का निर्माण करता है और यह मुख्य तौर पर एक त्रिस्तरीय संगठन होगा। इसमें पहले स्तर पर नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद है जो कि नवाचार एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं की एक साथ लाएगी और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी का पुनः उद्धार हुआ है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, इंडोनेशिया देश में। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी का पुनः उद्धार हुआ है। इसमें लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था और वर्ष 2010 के बाद 2014 और 2016 में भी सक्रिय हुआ था यह ज्वालामुखी। जो माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और दोस्तों बता दें कि इंडोनेशिया के रिंग ऑफ फायर में जो स्थित है, यहाँ अवस्थित होने के कारण, इंडोनेशिया के रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप क्षेत्र में अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी पुनः सक्रिय हुआ है। अब इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मोयरा केले, हरमल मिर्च और मीठे पकवान खाजे को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, गोवा राज्य के। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हलमल मिर्च और मिंदोली केला, मोयरा केला को GI टैग रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है। और बिसोमली आधारित ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के GI टैग के लिए आवेदन किया था। उसके साथ ही म्यादोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन इम्ब्रापुर पेरनेम ने मोयरा केले को GI टैग के लिए आवेदन किया था। वहीं हरमल पेरनेम चिल्ली ग्रोवर्स एसोसिएशन ने हरमल मिर्च की GI टैग के लिए आवेदन किया था।
खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है। और साथ ही दोस्तों जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोवा राज्य के मोइरा केले, हरमल मिर्च और मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग मिला है। और इसके साथ ही हाल ही में जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया था और उत्तर प्रदेश के टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए एक ऋण उत्पाद शौर्य केजीसी किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस से पहले इस बैंक ने एक शौर्य किसान गोल्ड कार्ड जारी किया है, जिसे देश के सशस्त्र बल के जवानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10 लाख रुपये का निःशुल्क जीवन बीमा के साथ साथ कई अनूठी सुविधाएं जोड़ी गई। इसके लाभार्थियों में सेना के तीनों अंगों के जवान ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों को भी शामिल किया गया है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए एक ऋण उत्पाद शौर्य केजीसी किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और जो 10 लाख रुपए की जीवन बीमा की सुविधा एचडीएफसी बैंक के शौर्य किसान गोल्ड के धारकों को बैंक की तरफ से 10 लाख रुपए की निःशुल्क जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। और आमतौर पर किसी अन्य कार्ड में 2 लाख रुपए तक ही निःशुल्क जीवन बीमा का लाभ मिलता है। ओके दोस्तों, और इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने न्यूनतम 5 एकड़ जमीन की सीमा तय की है, लेकिन किसी भी सशस्त्र बल के जवान के पास यदि 2 एकड़ जमीन है तो भी उन्हें एचडीएफसी बैंक का शौर्य किसान गोल्ड कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर शशिधर जगदीशन का नाम दिया है, ठीक है। और उसका हेडक्वार्टर है, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक बोर्ड ने वर्ष 2019-20 के कितने करोड़ रुपए की अधिशेष को केंद्र सरकार को देने की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा 57,128 करोड़ रुपए को। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान की मंजूरी दे दी है। और दोस्तों आरबीआई के बारे में बात हो रही तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड, वॉलेट और मोबाइल के जरिए छोटी राशि के पेमेंट की अनुमति दी है। और इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपया और उससे अधिक मूल्य की सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार सिद्ध होगी। ओके दोस्तों, और उसके साथ ही आरबीआई के बारे में बात हो रही तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और उस समय उसकी जो मुख्यालय था कोलकाता था। बाद में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। और दोस्तों आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 साल के लिए, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपग्रह डेटा पर आधारित अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्न बिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई के उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान में खतरे में पड़ रहे हैं। उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पापुन रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया, जो कि पक्के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित है तथा अवैध कटाई और जाति संघर्ष से प्रभावित है। और दोस्तों बता दें, हॉर्नबिल्स का उपयोग उनकी ऊपरी चोंच के लिए किया जाता है और पूर्वोत्तर में कुछ जातीय समुदाय के सांस्कृतिक प्रतीक को, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के न्यासी के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इनके पंखों का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास के प्रयोग के बाद संरक्षण कार्यक्रम के बाद पक्षियों के लिए खतरा काफी हद तक कम हो गया है। भारत में हॉर्नबिल के बारे में जान लेते हैं। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां हैं, जिनमें से 4 पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। ओके दोस्तों, इसके अतिरिक्त रफस नेक्ड हॉर्नबिल, ऑस्टिन की ब्राउन हॉर्नबिल और इसमें ग्रेट हॉर्नबिल जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में पाई जाती हैं। भारत में हॉर्नबिल की एक ऐसी प्रजाति नारकोंडम हॉर्नबिल भी है, जिसकी संख्या बहुत कम है तथा जो केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान पर खतरे पर पड़े। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई। राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल है BD मिश्रा, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना ने कितने जहाज आधारित ड्रोन प्राप्त करने के लिए एक तत्काल प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा 10। भारतीय नौसेना ने 10 जहाज आधारित ड्रोन प्राप्त करने के लिए एक तत्काल प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय के समक्ष भारतीय नौसेना द्वारा फास्ट ट्रैक मोड में एक प्रस्ताव लाया गया है। इसके तहत 1240 करोड़ रुपए से अधिक में नौसेना के लिए 10 शिप बोर्न मानव रहित ड्रोन खरीदने की योजना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने किस भारतीय शहर में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा बेंगलुरु में। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बेंगलुरु में भारतीय शहर बेंगलुरु में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है। अमेजन ने इस सर्विस को सबसे पहले बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है और जल्द ही इसे अन्य शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ग्राहक अब ऑनलाइन कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, मेडिकल टेस्ट्स और दवाइयों की डिलीवरी की वरीयता दे रहा है। और पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 महामारी के बीच इस बाजार में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। प्रैक्टो, नेटमेट्स, 1mg, 5easy और मेडलॉफ जैसे स्टार्टअप के पास ऑनलाइन सेवाओं की मांग बढ़ रही है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने बेंगलुरु शहर में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और इनमें से 2 एथलीट ने गोल्ड और 1 ने ब्रॉन्ज जीता था। ये तीनों एथलीट डोपिंग में फेल हो गए हैं, जिसके बाद उनकी मेडल छीन लिए गए हैं। नेपाल ओलंपिक कमेटी के अनुसार पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद नईम, 400 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडलिस्ट महमूद अली और 400 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सामी उल्लाह ने से मेडल छीन लिया गया है और इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया था।
जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, ए और बी दोनों। इसमें महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने हाल ही में 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एम.एस. धोनी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सुरेश रैना ने एक कर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, किरण रिजिजू ने। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त से महात्मा गांधी की 191वीं जयंती 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति और संगठन फिट इंडिया की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और फ्रीडम रन का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आदत को बढ़ावा देना और नागरिकों के मोटापे, आलस्य, तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को छुटकारा दिलाना है। फिटनेस का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हाल ही में फिट इंडिया के तहत कई बड़ी प्रतियोगिताओं जैसे फिट इंडिया प्लॉग दौड़ और फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, दिनेश के त्रिपाठी ने। दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक का पदभार संभाला और वाइस एडमिरल के रूप में पदोन्नति के बाद त्रिपाठी को केरल के एझिमाला स्थित प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, दिनेश के त्रिपाठी को महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही जो मनीष प्रभात को वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उन्हें उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और उसके साथ ही सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, सोमा मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, प्रमोद भाषण को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, इनको यह याद रखिएगा। और इसके साथ ही बता दें दोस्तों, एयर मार्शल वी.आर. चौधरी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है, बी आंसर सही है हमारा, एस.एस. मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, हाल ही में पी.एस. रानिप्से को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और हर्ष कुमार भानवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। और हरदयाल प्रसाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके दोस्तों, इन चीज़ों को याद रखिएगा। और दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात हो रही थी। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम और की पर्सन है समीर गहलोत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को शीतल ऋण सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्मसाथी प्रकल्प योजना शुरू किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को कर्मसाथी प्रकल्प योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी और बाजार से कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में बात हो रही तो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेन मित्रा का हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस हैं TBN राधाकृष्णन। तो दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाओं को शीतल ऋण सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान दुर्घटना की जांच का आदेश दिया। और इस विमान दुर्घटना की जांच किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, कैप्टन SS चाहर की अध्यक्षता में। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान दुर्घटना का जांच का आदेश दिया। और विमान दुर्घटना की जांच कैप्टन SS चाहर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम करेगी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो भारत सरकार की नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। और AIIB विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो भारतीय वायु क्षेत्र में दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं में शामिल होने वाली सुरक्षा अवसरों के वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार। एजेंसी 2011 में स्थापित की गई थी और यह जो एजेंसी है इसकी स्थापना 2011 में हुई और जिसमें विमान दुर्घटना नियम 2012 इसमें कामकाज की नियंत्रित करता है, ठीक है। दोस्तों तो याद रखिएगा, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIIB ने कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान दुर्घटना जांच का आदेश दिया। और इस विमान दुर्घटना की जांच कैप्टन SS चाहर की अध्यक्षता में होगी। और इसके साथ ही दोस्तों, जो भर्तृहरि महताब श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें संसदीय समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, KV कामत जी, तनावग्रस्त लोन को बिना NPA घोषित की उसके स्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों के एक स्पेशल विंडो शुरू करने का निर्देश देने के बाद रिजर्व बैंक ने KV कामत कमेटी के सदस्यों के नाम की घोषणा की। और GK पिल्लई को सरकार ने निर्यातकों के लिए करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति का अधिनियम सीलिंग दरें तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष GK पिल्लई हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में राज्य के सामाजिक कल्याण निदेशालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। और इसका उद्देश्य समाज में नशीले पदार्थों की लत पर लगाम लगाना है। नशा मुक्त अभियान भारत के 272 और जम्मू कश्मीर के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में चलाया जा रहा है। और इनको भारतीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों के लिए सबसे अधिक प्रभावित माना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सृजन नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया। और यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण की वस्तुओं के लिए एक्सेस प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, इजराइल के बीच।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच 13 अगस्त 2020 को यह ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया। और दोस्तों इजराइल के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है इजरायली शेकेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कवि गीतकार चुनाकारा रामन कुट्टी का निधन हो गया। वे किस भाषा से जुड़े थे? इसका आंसर है सी, आंसर सही है मलयालम भाषा से। मलयालम कवि गीतकार चुनाकार रामन कुट्टी का हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, मलयालम कवि गीतकार चुनाकारा रामन कुट्टी का हाल ही में निधन हो। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया? इसका आंसर है डी, आंसर सही हमारा चेतन चौहान का। दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चेतन चौहान का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्होंने भारत के लिए 1969 में टेस्ट डेब्यू करने वाले चेतन चौहान ने अपने क्रिकेट कैरियर में 40 टेस्ट और 7 एक दिवसीय मैच खेले। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 31 की औसत में 2084 रन बनाए। सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर शानदार साझेदारी की। दोनों ने मिलकर बतौर ओपनर 3000 रन जोड़े। वहीं 7 वनडे में वो केवल 157 रन बना सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 15 से 17 अगस्त के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किसने उपचार के लिए गिलियड साइंसेज के एंटीविरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण भारत में लॉन्च किया है? उनका नाम है जाइडस कैडिला ने उपचार के लिए गिलियड साइंसेज के एंटीविरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण भारत में लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की? वह संगठन है संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की कनेक्टिविटी परियोजना कार्गो सेवा की घोषणा की? इसका आंसर है, वह देश है मालदीव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? वह देश है एंटीगुआ और बारबुडा। ओके। अगला क्वेश्चन है, किसने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य की सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर है, वह देश है इजराइल ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, रमन नाम के अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली भारत के पहली इंडियन स्टार्टअप कंपनी का नाम बताइए। इंडियन स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट, जिसने रमन नाम के अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, किसे बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है विक्रम कुमार दोरीस्वामी को। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम के शुरू करने की घोषणा की है? वह राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NITI आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जारी किया? वह कंपनी है डेल टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन के लिए रूस के साथ एक रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? वह देश है ब्राजील। किस राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय जर्मन दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के संचालन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया? वह राज्य है गोवा। दोस्तों, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वयोवृद्ध GK मेनन का निधन 93 वर्ष की उम्र में हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह एक पत्रकार थे। GK मेनन जी एक पत्रकार थे जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये तो था 13 अगस्त के करंट अफेयर्स का रीजन। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर